आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत दिलचस्प खबरें हैं, अमेरिका से भी हैं और पाकिस्तान से तो हैं ही हैं कि फाइनली मरवत, शेर अफजल मरवत, बड़े उभरते हुए लीडर, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जिन पे शुबा है, मशकूक हैं जो, कि उन्हीं के कारिंदे हैं कि पाकिस्तान में जो उनकी हिमायत करे वो तो है ही है, जो उनकी मुखालफत करे वो भी अक्सरियत में उन्हीं के लोग होते हैं। मगर शक का फ़ायदा तो सबको दिया जाता है, उन्हें भी दिया जाएगा। और फिर बकौल अफजल मरवत के ही के इंतखाबात तो बढ़ गए कि लाहौर हाई कोर्ट, जिसका कल मैंने बड़े इख्तिसार से जिक्र किया था, बहुत तफसील नहीं बयान की मैंने, कि जो ऑर्डर दिया एग्जीक्यूटिव की निगरानी में, उनकी मैनेजमेंट में, जो सिविल मैनेजमेंट है उसकी निगरानी में इंतखाबात नहीं होंगे, मुअत्तल कर दिया था और उस पर समातें मुकर्रर कर दिए, नोटिफिकेशन जारी हो गए, नोटिस जारी हो गए। तो आज इलेक्शन कमीशन ने इतनी फर्माबरदारी दिखाई कि रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनके जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स थी वो भी रोक दी, उनकी ट्रेनिंग भी बंद कर दी और कहा कि जी सुप्रीम हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है। तो अब समातें होंगी, दलाइल होंगे, कहानियाँ, किस्से आएंगे और इलेक्शन कैंपेन जो पहले ही ठप थी मज़ीद ठप हो गई। तो मैंने कहा था, बहुत पहले से कह रहा हूँ ना कि इंतखाबात नहीं होंगे और ऐसे ऐसे लकूने लेकर आएंगे। अच्छा, आइन वाइन वो आज ही किसी ने बहुत दिलचस्प उस पर लिखा है। हाँ, अहमद, हमारे मोहतरम जनाब, हमारे बुजुर्ग दोस्त और पाकिस्तान के अकलौते तंज़ो मज़ा के दानिश्वर कहना चाहिए, उन अदीब कहना चाहिए, कॉलम निगार कहना चाहिए, अताउल हक कासमी ने बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा है और बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि बेखबरी में ही सब मारे गए हैं। अक्सरियत जो इंतखाबात मांगती है और जिन्हें फ़ौरन गरम गरम निवाला चाहिए इंतखाबात का, उन्हें भी आइन के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आइन आम होने ही नहीं दिया लोगों को। उनके राइट्स, जो सिविल राइट्स हैं, सिविक राइट्स हैं और जो सिटीज़न राइट्स हैं वो छोड़ें, बाकी जो इंसानी हुकूक के जो तवील दास्तान अलम है हम उस पर नहीं जाएंगे। तो आइन तो सिर्फ मीडिया के फैशन के लिए है, अदालतों के लिए है, अशराफिया के मसाइल हल करने के लिए है, ये कहना चाहिए। तो बज़ाहिर ये लगता है इंतखाबात गए। फिर आज जो फ़ाइल रीसा ने किया है, मैं सबसे पहले उनकी हिमायत करने पर अपने तमाम देखने वालों से, अपने तमाम उन दोस्तों से, अहबाब से और किसी हर उस फ़र्द से जिससे मैंने ये गुफ्तगू की इस प्रोग्राम में कि फ़ाइल रीसा एक ईमानदार आदमी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ दिल की गहराइयों से कि हमें ज़माना शनासी ही नहीं आई, हम समझ ही नहीं सके दुनिया को कि हम सादा ही ऐसे थे कि यूं ही पजीर आई। फैज़ ने कमाल कहा है कि हम सादा ही ऐसे थे कि यूं ही पजीर आई, जिस बार खिज़ा आई समझे कि बहार आई। कि जिस बार खिज़ा आई समझे कि बहार आई। तो फ़ाइल रीसा को भी हम बाहर ही समझे थे। ख़ानदानी जो पस मंज़र है, आप इनके वालिद से लेके, दादा से लेके देखें तो ये उसी ट्राइबल सोसाइटी का हिस्सा है। अच्छा, आप दिलचस्प बात देखें कि मखसूस ख़ानदानों के बच्चे सिविल सर्विसेज में गए और हाई कोर्ट्स में गए, सुप्रीम कोर्ट्स में गए और जज बने हैं, बड़े वकील बने हैं। ये आपस में तकसीम किया हुआ है, आपस में ही लड़ते हैं और फिर हम उनके लिए, हमसे मतलब आप, हम सब जो है ना, उनके लिए फिर कुत्तों की तरह लड़ते हैं। अपनी बहनों, बेटियों, माँओं, बीवियों के कपड़ों पे, गिरेबानों पे हाथ डालते हैं। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि हमारी ख़वातीन, माशाल्लाह शहरी ख़वातीन तो कमाल लिबरल हुई हैं। यकीन ही नहीं आता कि वो जिस तरह गुफ्तगू करती हैं। हमारी ट्रेनिंग देहाती इलाके में हुई ना, और फिर उस ट्रेडिशंस को छोड़कर माशरे को खुलते हुए हमने तो वहाँ देखा ही नहीं, क्योंकि हमारी मौजूदगी में तो एक बहुत ही सफोकेटेड, घुटनज़दा माशरा था, मजहबी माशरा। जबकि मज़हब बढ़ा है वहाँ, अबाया, नकाब, हिजाब,
से लेकर मस्जिद, मदरसा, मौलवी, हर तरफ उसी की बहार है, खेतियां लहला रही हैं। मगर शहरी इलाकों की ख़वातीन में जो खुलापन आया है, जो बाँटपन जिसे कहना चाहिए, वो कमाल है। वो जो गुफ्तगू करती हैं, तो फायद ईसा पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि आपने वो तो देख लिया कि आर्मी ट्रायल कोर्ट जो थी उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें आईं, और इन्हीं प्रोग्रामों में बता दिया गया था कि जिस तरीके से कमाल हुनर से उन्होंने ख़ुद को, अतहर मनल्ला को, जस्टिस खोसा को, अपने आप तीनों को अलग किया है, जो बड़े उसके ख़िलाफ़ थे आर्मी एक्ट के, और हर मौके पर उसके ख़िलाफ़ बोलते थे। तो वहीं पता चल गया था कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। वो कि वो बाइंडिंग है उसमें एक मामूली सी कि जनाब सज़ाएँ तो दे लें, मगर अमल दरामद जब होगा जब तमाम एपेलेट कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट पर फैसला आ जाएगा। और बड़ी अजीब गुफ्तगू की है अटॉर्नी जनरल ने कि देखिए इसमें से बहुत से छूट जाएंगे। जब आपको ये पता है कि बहुत से छूट जाएंगे तो पकड़ा क्यों है आपने? हमारे एक दोस्त हैं यहीं न्यूयॉर्क में, एक अपार्टमेंट का तनाज़ा है फैमिली में, तो जिस पार्टी पर उन्होंने इविक्शन का नोटिस किया है और अपना बताया कि प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने मैसेज ये भेजा कि अगर सुलह नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, हमारे हक़ में अभी बात नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अपील लेके। तो जब मुझे उन्होंने सुनाया तो मैंने कहा शिकस्त का ऐलान तो उन्होंने अभी कर दिया, मतलब उन्हें पता है कि लोअर कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आने वाला है, इसलिए तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वरना क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नीचे की अदालत ही कर देती है, जहाँ बेसिक अदालत में गए हैं, प्रॉपर्टी की जो स्मॉल क्लेम कोर्ट्स जो होती हैं मेरे ख्याल में, या जो सिविल कोर्ट्स कहलाती हैं, वहाँ पर मुकदमा है। तो पहले खुद ही बता रहे हैं कि 102 जो लोग हैं उनमें से बहुत से तो वैसे ही छूट जाएंगे, और फिर बहुत से ऐसे हैं जिनको 1-1 साल की सज़ाएँ होंगी, और जिस दिन से गिरफ्तार किया है उस दिन से सज़ा काउंट होगी तो उन्हें फ़ायदा पहुंच जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई फिर आपने सज़ा देनी क्यों है? आप पहले से सब कुछ बता रहे हैं कि डर भी लग रहा है ना कि बड़ा रिएक्शन ना हो जाए, और सज़ाएँ भी देनी है, नाक भी ऊँची रखनी है, खड़ी रखनी है। अच्छा, फिर सबको पता है कि ये बुकला कौन है और ये जजेस कौन हैं, नज़ीर तारण कौन है, और नज़ीर वो क्या है, आज़म नज़ीर खान जो वज़ीर क़ानून था वो कौन है, और वो किसका आदमी है। इस वक्त लाडला अनोखा लाडला नवाज शरीफ सबको खिला रहा है, और ये अदालतें बिलाशुबा नवाज शरीफ की रखेल बन गई हैं। वो नवाज शरीफ जो कि अब फिर शुरू हो गया है दोबारा, क्योंकि उसको पता है ना टका टोकरी हो चुके हैं, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ छोड़ने के। आप कमाल देखें कि जाने वाली इस्टेब्लिशमेंट का तो एहतसाब चाहिए, मगर मौजूद वाली के लाडले बने हुए हैं, उसके कंधे पे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जी जाने वालों का जो है ना, फैज़ हमीद का खुल के कह रहे हैं एहतसाब होना चाहिए, और बाजवा का होना चाहिए कि जी इंतकाम तो नहीं, मैं एहतसाब हो। आइन हो, इसलिए तो है ना, इन्हीं लोगों की रखेल है ना कि आइनी लकुने होंगे कि जनाब फैज़ हमीद को सज़ा दे दें, बाजवा को सज़ा दे दें। वो फैज़ हमीद जिस पर काजी फायद ईसा ने आज अदालत बुलवाने का इंतज़ाम तो कर लिया है पक्का, मगर कमाल हुनर से ISI को बतौर इदारा बचा लिया कि नहीं, इदारे थोड़ी ख़राब होते हैं। हम इस पर बाद में बात करेंगे। 2 खबरें हैं, 3 खबरें हैं छोटी छोटी, पहले उन पर गुफ्तगू कर लेते हैं। एक तो देखिए जी, रिपब्लिकन ने यहाँ तमाशा लगाया हुआ है बाइडेन हुकूमत के ख़िलाफ़, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हो रहा है, यकीनन उनके खिलाफ मुकदमे हैं, तो इनको कैसे छोड़ देंगे? बज़ाहिर तो कोई केस है नहीं, तो पार्लियामेंट से गंदा करेंगे कांग्रेस के से। तो आज करारदाद पास हुई है कि जनाब इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए। 222 वोटों से करारदाद जो है ना मंजूर हुई है, 212 वोट, 11 वोट मेरे ख्याल में मुखालफत में पड़े कि जनाब हंटर बाइडन जो उनके साहबजादे हैं, उन पर पहले से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी चीन से, यूक्रेन से और रशियन जो सेंट्रल एशिया की स्टेट हैं उनसे कारोबार में किक बैक्स दिए गए हैं, माल बनाया गया है, और बाइडन उसमें इन्वॉल्व रहे हैं जब वाइस प्रेसिडेंट थे, जबकि बातें हैं। तो पहले उन्हें कमेटी में बुलाने की कोशिश की गई बाइडन को, तो बाइडन ने कहा कि मैं किसी कमेटी में नहीं आऊँगा, आप अवामी अदालत लगाइए, पार्लियामेंट में बुलाइए, मैं आ जाता हूँ, मैं अवाम के सामने आना चाहता हूँ तो उन्हें सच का सच पता चले, क्योंकि मुझे पता है कि रिपब्लिकन को खुद पता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो मैं यहाँ ये कह दूँ, बाइडन की
दयानतदारी की कसम तो यूँ खाई जा सकती है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिटायर हुए तो एक बेटा जिसका इंतकाल हो गया, इलाज के लिए कैंसर के पैसे नहीं थे, अपना घर बेच रहे थे। याद रखें 1973 से सेनेटर थे, 37 ईयर तो सेनेटर रहे, फिर 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर 4 साल से प्रेसिडेंट तो अब बने हैं ना। तो जब बेटे को कैंसर हुआ, मकान बेचने लगे, तो ओबामा को पता चला। ओबामा ने पैसे अरेंज करके उनको इलाज के लिए दिए और कहा कि घर ना बेचें, अपना डेलीवर का ख़ानदानी घर है आपका। ख़ानदानी तो नहीं है, पेंसिल्वेनिया से मूव होकर आए हैं बाइडन, पेंसिल्वेनिया में तो काउंसलर भी रह चुके हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो यहाँ पे भी तमाशे लगे हुए हैं, सियासी शोबदागिरी। देखें, जमहूरियत है ये, अपोजिशन को पूरा हक हासिल होता है कि जैसे जैसे गिरा सके, हुकूमत को तंग कर सके। अभी वो ईमानदारी जिसका हम तसव्वुर करते हैं, जिस आइडियलिज्म की हम यहाँ बातें करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। मगर चेक एंड बैलेंस के लिए कहते रहना चाहिए, दबाव जारी रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि 100% तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अगर हम 85-90 तक पहुँच जाएँ तो ये आइडियलिस्टिक है। मगर इंसानियत, अमन, खुशहाली, तरक्की का गहवारा बन जाए ना ये कायनात जो है, ये ज़मीन जो है। तो फिर एक बहुत दिलचस्प खबर, एक बहुत उदास कर देने वाली खबर है, वो बाद में सुनाता हूँ। कि आपने सुना होगा कि एक ज़माने में PIA भर भर के जाली वीज़ों पे, जाली पासपोर्टों पे यूरोप अमेरिका में बंदे उतारा करती थी। रोज़ फाइन हुआ करते थे कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, धड़ाधड़ भरते थे। वो एक SHO मशहूर हुआ था, चौधरी शरीफ, और उससे लोग पूछते हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, कि उसने हज़ारों गुजरात के बंदों को अमेरिका, कनाडा, यूरोप पहुंचाया। बिल्कुल जैसे सुल्तान डाकू था ना, कि गरीबों में पॉपुलर था, अमीरों को लूटता था, हुकूमत को मतलूब था, फांसी हुई। फिर तो हमारे PIA का और हमारे पुलिस का, जिनके बारे में अभी आपने सुना होगा कि एक रिपोर्ट भी आई है इंटरनेशनल वॉच डॉग की, क्या नाम है उसका, ह्यूमन राइट्स की, और या एमनेस्टी इंटरनेशनल की, बट आई बिलीव कि सबसे करप्ट इदारा पाकिस्तान में पुलिस है, दूसरे नंबर पर अदलिया। वो अदलिया जो हर दौर में इंसाफ के तकाजे पूरी करती रही है और अब फिर कर रही है। तो स्कैंडिनेवियन एक एयरलाइन है, बहुत मशहूर एयरलाइन है, सिंगापुर से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक पैसेंजर बगैर पासपोर्ट और बगैर वीज़े, बगैर टिकट के अमेरिका पहुंच गया। और एयरलाइन कहती है कि जी वो पूरा सफ़र के दौरान 16-17 घंटे का सफ़र है कंटिन्यू, वो मुसलसल सीटें बदलता रहा, लोगों से बात करने की कोशिशें करता रहा और किसी की नज़र में ना आ सके, मतलब क्रू की नज़र में ना आ सके, और सीटें बदल कर वो पहुंच गया, एयरपोर्ट उतर गया। जब पकड़ा गया तो सब हैरान परेशान कि भाई ये कैसे पहुंच गया। ठीक, तो मुझे याद आया कि PIA में तो फ़कीर घुस गया था, बंदे ही नहीं पहुँचाए। हमारे यहाँ तो फ़कीर भी घुस चुका है ना, खैरात मांगने के, मतलब इतना मॉडर्न मुल्क है, हर चौक हर गली में फ़कीर ही फ़कीर है। तो उसने कहा यार अपना नया कोई पाड़ा बनाते हैं ना, पहाड़ों का मुल्क है वो, तो हर तरफ पहाड़ ही पहाड़। तो उसने कहा एयरलाइन कोई पहाड़ा बना लेते हैं। तो बहुत परेशानी है यहाँ, FBI तहकीकात कर रही है, उसे अरेस्ट कर लिया है। तो उसका ज़हनी तवाज़ुन लगता है कि ठीक नहीं है जो नज़र आता है। अब एक बहुत दर्दनाक खबर है, मैंने कल बताया था, कल नहीं हमारे यहाँ कल ही बताया था कि कराची में बच्चों को मारा गया, 3-4 बच्चों को एक साथ बेदर्दी से, इंतहाई बेहिसी के साथ, बिल्कुल गैर इंसानी अंदाज में। और फिर मुजफ्फरगढ़ में तो इंतहाई कर दी कि बच्चों को काट कर उनकी बोटियां बना के, पका कर, लंगर बांट के खुद भी खा लिया। अब कराची में एक मियाँ बीवी ने, दोनों ने किराया ना देने पर, मालिक मकान के तंग करने पर आग लगा के खुदकुशी कर ली। मुझे नहीं पता वो बच गए हैं, वो मर गए हैं, मगर दोनों ने आग लगा ली कि किराया देने के काबिल नहीं थे। और अशराफिया लड़ रही है, लंगर खुलवा देती है, और जफराबाद जैसे CDC क्या है वो, और छिपा जैसे जगह जगह लंगर है, कोई ख़ानदानी आदमी थोड़ी जाता है। एक नस्ल परवान चल रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, और इन लंगर खानों से कहीं रोटी खाई जाओ, सोई जाओ, ऐश कही जाओ, और हमारे काम आई जाओ, ईंधन बनी जाओ। वो इंडियन लहजे में कह रहा हूँ कि वहाँ इस तरह से जब सटायर करते हैं तो लोग, अच्छा आपके ख्याल में मीडिया में कितना रिपोर्ट होता है? फिर जिस तरह का मीडिया है वो अशराफिया के गिर्द ही घूमता रहता है ना। अब ड्रामेबाजी हो रही है कि जनाब लाइव कवरेज सुप्रीम कोर्ट की दिखाई जा रही है,
वो बड़ा अच्छा हुआ, वैसे बड़ा मज़ा आया आज देखकर। फाइज ईसा ने जिस तरह शौकत अजीज़ केस में उसकी समाअत के दौरान हामिद मीर को स्नब किया है, मुझे यकीन नहीं आता था। वो बार बार कहते थे कि सर मुझे लेट मी फिनिश, लेट मी एक्सप्लेन इट। नहीं हमें नहीं सुनना। और कि जनाब आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया फैज़ हमीद को, और नाम एक दफ़ा दो दफ़ा लिया होगा उसके बाद कि वो XYZ और सो एंड सो ऐसा करके उसका नाम लेते। वो देखें इदारों का ना कहें, इदारे तो ऐसे थोड़ी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर एक वकील ख़राब है, जज ख़राब है, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ख़राब है। आपके बार में आप बार के सदर भी रह चुके हैं, अगर 2 वकील ख़राब हैं, 4 वकील ख़राब हैं तो बार थोड़ी पूरी ख़राब है। मोहतरम जनाब, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? किसे? आपको नहीं पता? 75 साल से, जब से ये इदारा 1970, 72, 73 जब से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, इसका एक एक फर्द करप्ट है, ये इदारा करप्ट है, ये पूरा। ISI कहते हैं ना लोग पूरी दुनिया में। तब कोई एक बार बता दें 40 साल में जब से हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, जब हमने ISI का ही नाम ही सुना है ना। कितनों को याद है कि पाशा क्या करके गया? कितनों को याद है कि 90s में जो थे जिन्होंने बॉम्बे धमाके करवा दिए थे, वो कौन थे? वो ISI कहलाते हैं ना। आप कहते हैं इदारे नहीं है। पहले हम भी यही समझते थे चंद अफराद हैं, बाकी अफराद चुप क्यों रहते हैं? बाकी अफराद उनके तमाम मामलात को उबे क्यों करते हैं, उसे आगे क्यों बढ़ाते हैं? ये इदारा करप्ट है, ये पूरा का मुकम्मल इदारा करप्ट है, और ये पूरा इदारा बददियानत है। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ। और आप अपनी नौकरी के लिए, आप अपने माल बनाने के लिए, आपको तो चीफ जस्टिस अब साफ पता चल रहा है कि शराइत तय करके बनाया गया है कि आप इदारा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई? इदारा ही करप्ट है। हर दौर में इसने इंजीनियरिंग की है। अब इदारे क्या होते हैं? और पाकिस्तान या अमेरिका इटसेल्फ क्या चीज़ है? अमेरिका बड़ा मुल्क है, ये किस बुनियाद पर है कि हाँ बड़ा कारोबारी तबका रहता है, नज़्म नस्क है, अमन व अमान है। पाकिस्तान बुरा मुल्क क्यों है? क्योंकि बुरे लोग रहते हैं, बुरी इंतज़ामिया है। लोग बुरे नहीं हैं, बुरी अदालतें हैं, बुरी पुलिस है जो दुनिया में जगहशाही हो रही है, बुरे कस्टम का इदारा है, फौज का है, सारे इदारे। तो रियासत माँ इसीलिए होती है ना, माँ भी बुरी कहलवाने लगती है ना अगर बेटे ख़राब हों। तो आप बचा रहे हैं। आपने बेशर्मी की आखिरी हद की कि आपने आर्मी एक्ट को बड़े तरीके से दोबारा बहाल करवा दिया। आपने क्यों नहीं, आपके आंखों के सामने नहीं है आफिया सिद्दीकी? अफगानिस्तान में पकड़ा था ना, वो छोड़े, सारी रियासतें एक जैसी होती हैं। मैं भी मानता हूँ कि जिस तरह उसको पकड़ा गया है, मगर वो वहाँ गोली भी मार सकते थे, फारिग भी कर सकते थे, फौजी ट्रायल भी कर सकते थे। मगर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में लेकर आए और फौजी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आए। वो तो बड़े आराम से ले जा सकते थे। आपकी अदालतों में दम नहीं है। ये हम जो बाहर से लोग शहरी इलाकों से गए थे, हमला किया, बिल्कुल गलत किया, मगर इस पर भी तो कमीशन बनना चाहिए ना कि हमला करने की नौबत तक पहुंचे क्यों? खान साहब के दिमाग में ये क्यों बात आई? ये सवालात हैं कि खान साहब का असल गुस्सा तो ये है ना कि ये खुद लाते हैं, स्टूज समझ के खुद धक्का देते हैं, पहले ख्वाब दिखाते हैं कि हाँ आपके ज़रिए इनकलाब लाएंगे, और फिर इस्तेमाल करके अब्यूज़ करके फेंक देते हैं। बिल्कुल ठीक किया। और आने वाले दिनों में इससे कहीं ज़्यादा मामलात ख़राब होंगे, जो नज़र आ रहा है और दूर से नज़र आ रहा है, मगर इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को नहीं नज़र आ रहा। क्या कर लेंगे फैज़ हमीद का लाके? आपने फैज़ हमीद को समन, कल अदालत से आप उनको समन करवा देंगे, अगली हियरिंग जो आपने मुकर्रर की है वो पार्टी बना देंगे आपके कहने पे। वो पार्टी तो देखें वो ऑलरेडी हैं, जब उसमें लिखा हुआ है कि उनके घर पर आए तो वो पार्टी ही है। नहीं, आपको स्पेसिफिक लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि आपको कानून समझ में नहीं आता है ना। इसका क्या मतलब होता है कि जी उनके घर एक ब्रिगेडियर और एक मेजर जनरल जिसका नाम फैज़ हमीद है, उस वक्त वो मेजर जनरल था, वो आया और उसने कहा कि देखिए हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को कोई रिलीफ मिल गया तो आप उन्हें सज़ा लाजमी देंगे। आपको और क्या सबूत चाहिए था कि एक आदमी कह रहा है और खुलेआम उसने कहा है, तो उससे अदालत में दोनों को आप बुलवाएं ना। नहीं, आप पार्टी बनाएं और इदारा ना कहें। क्यों ना कहें? मतलब वो पूरा इदारा 11 साल मुशर्रफ, 10 साल मुशर्रफ के, 8 साल 9 साल
11 साल ब्याह लग के, 11 साल अयूब खान के डायरेक्ट। कौन कौन जाते हैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने? कोर्टों में कौन बैठते थे? कौन उसके हुक्म मानते थे? मतलब सारी फौज ही इन्वॉल्व थी ना। ये आईएसआई में ऐसा जो जनरल नदीम अंजुम कर रहे हैं, फैसल नसीर कर रहे हैं, ये 2 आदमी कर रहे हैं, हर जगह खुद चल के ये जाते हैं, पूरा इदारा इन्वॉल्व। फैज हमीद के दौर में भी ऐसा ही था। आप माने हुजूर, आप ना माने, मगर आपकी ज़रूरतें, आपकी मजबूरियाँ, आपके तकाज़े, आपके लालच, आपके ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। भले कौम गए जहन्नुम में जाए, वड़ जाए। आज के लिए इतनी, तब बहुत है। इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।